नमस्कार दोस्तों, मैं आपका समीर सर। आप सबका अपने YouTube चैनल PCS विद समीर सर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सबका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात भारतीय संविधान का लेक्चर चल रहा है और हमने फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 28 तक अर्थात धर्म की स्वतंत्रता तक पढ़ लिया है। ठीक है, अभी तक अगर आपने हमारे पीछे के वीडियो को नहीं देखा है और आप नए व्यूअर हैं और हमारे लेक्चर से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। आइए, आपका स्वागत है और आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन की घंटी आपको दिख रही होगी, उसको आप प्रेस कर दीजिए। रीज़न क्या है कि जब आप उसको प्रेस कर देंगे तो हमारा हर लेक्चर आप तक आसानी से पहुंच जाएगा और आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जिससे आप हमारे हर लेक्चर को देख सकते हैं। दूसरी बात, हमारे हर लेक्चर से या फिर हमारे लेक्चर से वही लोग जुड़ें जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं। फालतू की बकवास हम नहीं करते हैं, केवल पढ़ने वाले विद्यार्थी ही हमारे लेक्चर से जुड़ें। रीज़न क्या है कि हम पूरा सीरियस होकर के सारे लेक्चर को बना रहे हैं। मैं एक रिवीजन क्लास की तरह से सभी लेक्चर को बनाऊंगा और बिना किसी फालतू बात के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई वाली चीज़ों पर, स्पेशली उन चीज़ों पर फोकस करूंगा जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आपने हमारे पॉलिटी के अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर को देखा तो संविधान से आने वाले जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में हैं, चाहे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, यूपीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हों, आपको मिलेगा ही मिलेगा और निश्चित रूप से आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा। क्योंकि अभी तक हमारी चीज़ों से जो हमने एनालिसिस किया है वहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते आए हैं। ये मेरा पर्सनली अनुभव है कि इसी सारे टॉपिक से स्पेशली यूपी पीसीएस में सवाल बनता है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि ये लेक्चर यूपी पीएससी के एग्ज़ाम के साथ साथ यूपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी से होने वाले तमाम एग्जामिनेशन के लिए है। इसके अलावा जहाँ भी संविधान से क्वेश्चन आते हों जिस भी एग्ज़ाम में, वहाँ पर ये पूरी तरह से लागू होगा। अगर आप पूरे लेक्चर को अच्छे से देखते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम अपना टॉपिक आज शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए। तो आज का हमारा जो पहला डिस्कशन होगा संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार पर होगा और ये है आर्टिकल, इसके लिए जो है वो है अनुच्छेद 29 और 30। आप देखेंगे कि यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, आरओ हो, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से कोई एग्ज़ाम हो, वहाँ पर ये सवाल बना ही बना है कि जो है अनुच्छेद 29 और 30 के बारे में सवाल बना ही बना है। ठीक है, मतलब यहाँ से सवाल बना ही बना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अनुच्छेद 29 की, तो अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है कि जो वर्ग अल्पसंख्यक है उनके हितों का संरक्षण करता है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 29। वहीं अनुच्छेद 30 की बात जहाँ तक करें तो यह अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। क्या देता है? अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्था स्थापित करने की और प्रशासन करने का अधिकार देता है उसके बारे में। तो अनुच्छेद 29 क्या है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है और अनुच्छेद 30 क्या है? ये है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए ही है, लेकिन शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। ठीक है, अब आइए इसको डिटेल में देखते हैं कि यह है क्या। देखिए, अनुच्छेद 29 को हमने तो देख लिया कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अब उन अनुच्छेद 29 को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 29(1) की बात जहाँ तक करें तो ये भारत के प्रत्येक नागरिक को, किसको? भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशेष भाषा हो, लिपि हो, संस्कृत हो, उसे बनाए रखने का अधिकार देता है।
तो अनुच्छेद 29 एक क्या कहता है, भारत का जो प्रत्येक नागरिक है, मैंने बताया था अनुच्छेद 29 भी भारत के नागरिकों को ही मिला है। मैंने क्या बताया था, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये किसके लिए है, भारत के नागरिकों के लिए है, केवल भारत के नागरिकों के लिए। तो संविधान में ये प्रावधान दिया गया है। तो देखिए 29 ये क्या कहता है, भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति और उसे बनाए रखने का क्या होगा, अधिकार होगा। वहीं अनुच्छेद 29(2) कहता है, ऐसी किसी भी शिक्षण संस्था में जो राज्य द्वारा पोषित हो, किसके द्वारा पोषित हो, राज्य द्वारा पोषित हो और राज्य निधि से की सहायता से प्राप्त हो, मतलब उसे राज्य का जो है निधि, मतलब राज्य से पैसा मिलता हो, उसके लिए फंड मिलता हो। किसी नागरिक के प्रवेश देने से केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब अगर राज्य निधि से वो चल रहा है तो उसमें धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और उसे प्रवेश दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रवेश देने से वंचित कर दिया जाए। तो अनुच्छेद 29 1 और 2 आप समझ गए होंगे। अब 30 की बात जहाँ तक कहें तो अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने का, उसका प्रशासन करने का अधिकार देता है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 30 1 के बारे में जहाँ तक देखा जाए, बार बार क्वेश्चन आता है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार है किसको, अल्पसंख्यक वर्गों को। भाषा या धर्म पर आधारित सभी शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है अल्पसंख्यक वर्गों को। ठीक है, कि भाषा के आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है, अल्पसंख्यक वर्ग अपना क्या कर सकते हैं, शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 30(2) क्या कहता है, राज्य द्वारा शिक्षण संस्थाओं में विभेद का निषेध करता है, कि राज्य द्वारा शिक्षण संस्थाओं में भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके अनुसार राज्य किसी भी शिक्षण संस्था को सहायता देने में इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। मतलब राज्य जो है कोई भेदभाव नहीं करेगा, भले ही वो अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हो। अब अगर बात करें, अनुच्छेद 29 द्वारा दिया गया अधिकार केवल नागरिकों के लिए को दिया गया। किसको दिया गया, केवल नागरिकों को। वही अनुच्छेद 30 एवं जो है नागरिकों एवं अनागरिक सभी को है। देखिए इसमें विदेशी नहीं है, नागरिक एवं अनागरिक हैं। ठीक है, भारत में भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो भारत में रह करके भी भारत के नागरिक नहीं है, अभी नागरिकता प्राप्त करना, और वो किसी अन्य देश के भी नागरिक नहीं, उनको हम अनागरिक कह रहे हैं। तो जो है अनुच्छेद 29 केवल भारतीय नागरिकों को है, अनुच्छेद 30 नागरिकों और अनागरिकों को है। ठीक है, विदेशी नहीं कह रहे हैं, हम अनागरिक कह रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करते हैं, यहाँ तक हमने देख लिया अनुच्छेद 29 और 30 को। अब हमारा अगला टॉपिक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए। ठीक है, मुझे यकीन है कि आप लोगों को मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपको ये बेनिफिट देने वाला लग रहा होगा, मतलब आपको लाभ देने वाला लग रहा होगा। दूसरा चीज़, आपको एक काम और करना है। क्या करना है, कहेंगे कि समीर सर और क्या बता रहे हैं, तो आपको हमारे पढ़ाए हुए लेक्चर को देखने के बाद आए हुए क्वेश्चन को करना है। किसी भी किताब से करें वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन आए हुए सारे क्वेश्चन को करना है। इससे आपको दो फायदा होगा। एक तो आप देख लेंगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, आपका टैली हो जाएगा। दूसरा आप ये देखेंगे कि पढ़ने के बाद हमसे जब लेक्चर देखेंगे तब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें स्वतः ही आने लगेंगी, तो उससे रिवीजन भी बहुत तेज होता है, इसलिए काम करेंगे। तो अब अगर बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो देखिए भारतीय संविधान अपने नागरिकों को अनुच्छेद 32 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 32, मैंने अनुच्छेद 31 को छोड़ा क्योंकि वो जो है संपत्ति का अधिकार था, और आप जानते हैं कि उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है और संपत्ति के अधिकार को कहाँ रख दिया गया है, अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है, और अब वो एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है। ठीक है, तो हम सीधे अनुच्छेद 32 पे आए संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचार दिया गया है, मतलब फंडामेंटल राइट में अगर कोई किसी तरह से दिक्कत आती है तो कोर्ट के माध्यम से उसका उपचार भी है। अब अगर बात करें इसके अनुसार, वह मूल अधिकारों को परिवर्तन कराने का आदेश, निर्देश या रिट जारी कर सकता है। कौन भाई, कोर्ट कर सकता है। ठीक है, अब इसी के बारे में हम पढ़ना है। देखिए मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने हेतु, मतलब मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है 5 तरह का
जो है रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट ही केवल लिखा है, लेकिन हाई कोर्ट भी जारी करता है, ये चीज़ आप जान लीजिएगा। तो रिट 5 तरह का कौन कौन जारी कर सकता है? या तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, सर्वोच्च न्यायालय, या तो हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय। ठीक है, ये किस तरह के उपचार हैं या फिर रिट हैं, इनको देख लेते हैं। ये 5 तरह का लिखा हुआ है, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस जिसे कहते हैं आप। हालांकि इंग्लिश आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो छात्र हैं वो हिंदी मीडियम के ही हैं, तो मैं हिंदी में ही बात करूंगा। बाकी आप इंग्लिश लिखा हुआ है आप पढ़ लेंगे। ठीक है, पहला क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार पृच्छा। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार पृच्छा, ये 5 तरह के रिट कोर्ट जारी कर सकता है, मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, अगर किसी के मौलिक अधिकारों में कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है, देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो भाई इसका मतलब होता है, इसको हैबियस कॉर्पस इंग्लिश में कहते हैं, शरीर को प्रस्तुत किया जाए। क्या किया जाए? शरीर को प्रस्तुत किया जाए। इसका मतलब यह है कि जो है व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है उसको प्रस्तुत किया जाए। तो इसके बारे में आगे देखते हैं। देखिए, यह रिट ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है जिसने किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध कर दिया हो, कि बंद कर दिया है, नज़रबंद कर दिया है। तो उसमें कोर्ट कहता है शरीर को प्रस्तुत करो, मतलब उस जिसको बंद किया गया है, जिसको अवैध रूप से निरुद्ध किया गया, उसको प्रस्तुत करो। ठीक है, इसमें न्यायालय निरुद्ध या कारावासित व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित करवाता है। देखिए, यही चीज़ लिखा है, तथा उसके निरोध की वैधता की परीक्षण करता है कि भाई सही में वो अपराधी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो झूठे में उसे बंदी नहीं बनाया जा सकता। वहीं इस रिट याचिका के विरुद्ध व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा रिट जारी किया जा सकता है। मतलब जो रिट जारी होती है वो या तो वह खुद व्यक्ति ही जारी कर सकता है, या फिर उसकी ओर से कोई भी उसका सगा संबंधी इस रिट को जारी कर सकता है। एक चीज़ और जान लीजिए, इस रिट में जो निरुद्ध यानी कि जेल में जो व्यक्ति है उसको न्यायालय के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होना अनिवार्य नहीं होता है। उसकी तरफ से जो पैरवी कर रहे हैं वो जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मंडमस की, यानी कि परमादेश की। तो परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। क्या देते हैं? हम आदेश देते हैं। परमादेश, देखिए देश में भी आदेश छिपा हुआ है, तो परमादेश मतलब हम आदेश देते हैं। इसके तहत न्यायालय द्वारा जो किसी व्यक्ति को, न्यायालय क्या करता है? किसी व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय, सरकार, निगम को उसके विधिक सांविधिक या लोक कर्तव्यों को करने या अवैध रूप से न करने का आदेश देता है। मतलब वो कहता है कि भाई अपना काम करो या फिर ना करो। एक कोर्ट डिसीजन देता है कि भाई तुम्हें काम करना है। किसको किसको? कोई व्यक्ति हो, लोक प्राधिकारी हो, अधीनस्थ न्यायालय हो, सरकार या निगम हो, उसी विधिक सांविधिक या लोक कर्तव्यों को, कौन से कर्तव्य हैं? विधिक हो, कानूनी रूप से, सांविधिक हो या लोक कर्तव्य हो, उसको करने का या अवैध रूप से ना करने का आदेश देता है। केवल करने का नहीं, अगर उसे लगेगा नहीं करने लायक है तो ये भी कहेगा ना करो। ठीक है, दोनों चीज़ आता है। अतः इस रिट का प्रयोग ऐसे अधिकारी को आदेश देने के लिए किया जाता है जो सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार या उपेक्षा करता है। मतलब सार्वजनिक कर्तव्य को करना नहीं चाहता है, या फिर कह देता है हम नहीं करेंगे, या तो उपेक्षा कर रहा है कि भाई करेंगे बाद में करेंगे। तो कोर्ट क्या कहता है? नहीं, तुम ये काम करो। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है मना कर देना। प्रतिषेध का मतलब रोक देना, मना कर देना। देखिए, यह रिट वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जाता है। जो वरिष्ठ न्यायालय है, जैसे हाई कोर्ट किसको जारी करेगा? जिला कोर्ट को। ठीक है, या इस तरह से चीज़ों को जारी किया जाता है। तो वरिष्ठ न्यायालय क्या करता है? अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी करता है। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने से रोका जाता है जो उसमें निहित नहीं है। मतलब अगर वो ऐसा कर्तव्य करने जा रहे हैं कि भाई नहीं करना चाहिए, तो उसमें कोर्ट क्या करता है? अपर न्यायालय उसको रोक देता है। यह रिट केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक कृत्यों के विरुद्ध जारी किया जाता है। यह रिट सिर्फ उसी स्थिति में जारी किया जा सकता है जबकि कार्यवाही जो है न्यायालय में लंबित हो, मतलब चल रहा हो। याद रखिएगा, प्रतिषेध का ही मतलब होता है रोक देना, मतलब चलते हुए कार्यवाही को रोक देना। सीधे सीधे कोर्ट में कार्यवाही चल रही है, ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे उत्प्रेषण की, तो भैया देखते हैं उत्प्रेषण। पूर्णतः सूचित कीजिए, इसका मतलब है
पूर्णतः सूचित कीजिए। क्या कीजिए? पूर्णतः। यह रिट अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले निकायों के विरुद्ध जारी किया जाता है। इसमें अधीनस्थ न्यायालय को अपने समक्ष के जो है मामलों को वरिष्ठ न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया जाता है। याद रखिए, सेम लगभग उसी तरह से है कि जो वरिष्ठ न्यायालय है वो अधीनस्थ न्यायालय से चीज़ों को मंगवा लेता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें जो काम होता है, जो कार्रवाई होती है वो ख़त्म हो चुका होता है। प्रतिषेध में चलते हुए मंगवा लिया, इसमें ख़त्म होने के बाद मंगवा लिया कोर्ट ने। ठीक है, अगर हम आगे बात करें, प्रतिषेध व उत्प्रेषण दोनों रिटें अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। किसके विरुद्ध? अधीनस्थ। दोनों रिटों का उद्देश्य अलग है। प्रतिषेध रिट कार्रवाई के दौरान कार्रवाई को रोकने के लिए जारी की जाती है, वहीं उत्प्रेषण रिट कार्रवाई की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने के लिए जारी की जाती है, जैसा कि ऊपर ही हमने बता दिया। अब प्रतिषेध व उत्प्रेषण रिट दोनों कार्यपालिका, विधायिका या प्रशासनिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। किसके विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता? कार्यपालिका, विधायिका या प्रशासनिक अधिकरणों के विरुद्ध इसको जारी नहीं किया जा सकता, दोनों ही, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। अब अधिकार स्पृश्या की बात करें तो देखिए, अधिकार स्पृश्या की जहाँ तक बात करें तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है आपका अधिकार क्या है। इसमें कोर्ट पूछता है किस हैसियत से तुम काम कर रहे हो। यह रिट जो होता है ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी लोक पद यानी कि पब्लिक ऑफेंस को अवैध रूप से धारण किए हैं, मतलब जबरदस्ती कब्जा किए बैठे हैं कि हम अधिकारी बने हैं। तो वो पूछता है कोर्ट कि आप किस हक से यहाँ पे बैठे हो, क्या अधिकार है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब कुछ और चीज़ों को हम देखेंगे। देखिए, आगे जो हम चीज़ देखेंगे वो संविधान के मौलिक अधिकार यानी कि भाग 3 का अपवाद है, तो उसको हम देख लेते हैं। अपवाद हम कह रहे हैं जानबूझ करके, क्योंकि ये अपवाद माना ही जाता है। तो देखिए, अनुच्छेद 33 की बात करें, जहाँ तक ऊपर लिखा गया है कि जो है अनुच्छेद 33, ठीक है। अगर हम बात करें, इसके अधीन संसद निम्न के संबंध में कानून बना सकती है। कुछ चीज़ें हैं जहाँ संसद कानून बना सकती है। तो पहला है सशस्त्र बल के सदस्य, जो सशस्त्र बल के सदस्य हैं उनके लिए। दूसरा है लोक व्यवस्था के दायित्वाधीन बल के सदस्य। इसके अलावा तीसरा है आसूचना ब्यूरो या तत्संबंधी किसी अन्य संगठन में नियोजित व्यक्ति के लिए। और अगला चौथा है उक्त बल ब्यूरो या संगठन हेतु स्थापित दूर संचार प्रणाली में नियोजित व्यक्ति के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। कभी क्वेश्चन बना नहीं, इसलिए ज़्यादा ध्यान उस पर दिया नहीं जाता है। देखिए, अनुच्छेद 33 के तहत क्या होता है, केवल संसद विधि बना सकती है। केवल कौन बना सकती है? संसद विधि बना सकती है। ठीक है, राज्य विधानमंडल नहीं, कि इसमें राज्य विधानमंडल जो है वो विधि नहीं बना सकती, केवल संसद बना सकती है। अब आता है सवाल अनुच्छेद 34 से। ये सवाल एक आध बार आया हुआ है, तो देख लेते हैं। देखिए, जब सेना विधि लागू हो तो क्या होता है, मार्शल लॉ लागू हो, तब अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति है या कोई सरकारी कर्मचारी है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई कार्य करता है, तो क्या होता है, उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। उसकी क्षतिपूर्ति संसद करेगी। किस रूप में करेगी? कानून बना के करेगी। इस दौरान ऐसे क्षेत्र में सेना विधि के अधीन जो पारित दंडादेश है, मतलब जो आदेश पारित किया गया है, उसको क्या कर सकती है, संसद मान्यता दे सकती है कानून बनाकर। ठीक है, उसको कानून बनाकर मान्यता दी जा सकती है, और इस कानून को संसद में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो यहाँ पे मार्शल लॉ से संबंधित है अनुच्छेद 34। तो कई बार सवाल आ जाता है कि अनुच्छेद 34 किससे संबंधित है, तो मार्शल लॉ से संबंधित है। अब अगर बात करें संसद की विधि बनाने की शक्ति, तो मैंने पहले ही बात कर लिया था अनुच्छेद 17 में ही, और उसके आगे भी बात की है। अनुच्छेद 35 संसद की विधि बनाने की शक्ति है, यही है। देखिए, इसके अंतर्गत संसद से अपेक्षा की गई है कि वह उन कार्यों के लिए जिन्हें भाग 3 के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया है उसके विरुद्ध कानून बनाए। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23 पहले डिस्कस कर चुके हैं। दंड विहित करने के लिए विधि बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। इसके लिए कानून भी बनाए, जिसके बारे में मैंने पहले लेक्चर में चर्चा किया है। यह स्पष्ट किया गया है कि अनुच्छेद 16, 3, 32, 3, 33 व 34 के अंतर्गत विहित विषयों पर और भाग 3 के अधीन घोषित अपराध हेतु दंड विहित करने के लिए विधि बनाने की शक्ति सिर्फ संसद को होगी, राज्य विधानमंडल को नहीं। तो अनुच्छेद 35 के तहत कौन विधि बनाता है? केवल संसद बनाता है, यही कहने का मतलब है। इस प्रकार अनुच्छेद
35 के तहत निर्दिष्ट विषयों के संबंध में राज्य की अधिकारिता को अपवर्जित करने हेतु तो सिर्फ संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बना ले विधि। तो फिर हाल अब हमारा फंडामेंटल राइट यहाँ पे समाप्त होता है और आगे हम डीपीएसपी को पढ़ेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हालांकि फंडामेंटल राइट सबसे बड़ा टॉपिक है। अगर संविधान की हम बात करें और कॉन्स्टिट्यूशन में या भारतीय संविधान में सबसे बड़ा टॉपिक अगर कोई है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला कोई टॉपिक है तो वह फंडामेंटल राइट। इसके बाद बहुत से टॉपिक हैं, जैसे डीपीएसपी हुआ, उसके बाद मौलिक कर्तव्य आएगा, उसके बाद में हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, इसके अलावा बहुत सारे सचिवालय के बारे में पढ़ेंगे, राज्यों पे पहुंच जाएंगे, अध्यादेश जारी करने की शक्ति पढ़ेंगे। मतलब पूरा पढ़ना ही अभी। लेकिन आप ये मान के चलिए इस टॉपिक के साथ लगभग आधा संविधान हमारा समाप्त हो गया है। रीज़न क्या है कि अब है तो बहुत सारे टॉपिक, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा, एक एक दिन में दो दो हो जाएगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा था। इसलिए आप देखेंगे कि मैंने कई भाग में इसको पूरा करवाया और इसको पूरा करने में लगभग 3 घंटे 4 घंटे तो लगे ही होंगे। आपको धीरे धीरे छोटा छोटा वीडियो इसलिए दिया ताकि आप बोर ना हो और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ जाएं। तो फिलहाल अगर आपको हमारा चीज़ अच्छा लगा कि मैं ठीक से चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम में आने लायक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। शेयर करेंगे तो कुछ व्यूज बढ़ेंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ेगा। स्पेशली चाहे आप 10 लोग देखो या 10 लाख लोग देखो, कोई दिक्कत नहीं, मैं सारे लेक्चर को करवाऊँगा और इसी चैनल पर करवाऊँगा। एक चीज़ और, मैं छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो भी डालता हूँ। वो इसलिए डालता हूँ क्योंकि एक तो भगवान में मेरी आस्था है या फिर कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तो शॉर्ट वीडियो को अलग रखिएगा इससे, क्योंकि लेक्चर तो आपका बनता रहेगा लेकिन शॉर्ट वीडियो छोटे छोटे होते हैं। मुझे लगता है कि भगवान की पूजा करनी चाहिए। चूँकि मैं एक आस्तिक इंसान हूँ, मुझे लगता है कि ईश्वर में मेरी आस्था है, तो मैं ये काम करता हूँ। फिलहाल मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि हमारे चैनल पे आप लोग आते हैं और चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप लोगों को जो है आप लोगों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।